क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, क्या है 16 ग्राम, 32 ग्राम, 2.66 इंटू 10 की पावर माइनस 23, 5.31 10 की पावर माइनस 23। तो ये तो एकदम इजी है। हमें एवोगैड्रो नंबर से हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर क्या कहता है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु होते हैं। तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितने होंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे कि 1 मोल 1 मोल ऑफ O2, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, तो 16 गुणे तो यानी 32 ग्राम, ऐसे मान के चलते हैं 32 ग्राम, ठीक है। तो ये जो है हमारा कहते हैं एवोगैड्रो ये कहते हैं कि 6.022 अणु एटम इंटू 10 की पावर 23, 022 होगा, 10 की पावर 23 एटम होते हैं किसमें, कितने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में। तो एक यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में इतने हैं, अगर इतने एटम है तो एक एटम में कितना होगा, एक एटम में, और ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है 32 ग्राम है, तो एक एटम का 32 बटे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। ये डिवाइड में चलाएगा ना, इतने एटम में इतने 32 ग्राम, तो एक एटम का कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का कितना होगा 32 बटे इतना। इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 32 बटे इतना है तो ये हो जाएगा 5.313 इंटू 10 की पावर माइनस 23, यानी आपका ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर चेंज, प्रेशर के चेंज होने से कौन सा ऐसा रिएक्शन है कि जो कि इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये आप ये किससे बताओगे, ली चैटरलिस प्रिंसिपल से। ये ली चैटरलिस प्रिंसिपल में जो है आपका जो आप क्लास 9th में आप इसको ली चैटरलिस प्रिंसिपल पढ़े और 10th में भी इसका यूज़ है। तो यहाँ पर देखो रिएक्शंस दिए हुए हैं, 2NO2 गिव्स N2O, फिर CO कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया, फिर ओजोन का ऑक्सीजन बना दिया। तो यहाँ पर N2 और O2 ये ट्वाइस NO है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए असर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं असर हो रहा है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर चेंज, प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। कौन सा इसमें ऐसा है, तो यही ऐसा, क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो पहले जो है यहाँ पर 2 मोल था, 2 मोल ऑफ NO2 था, अब केवल 1 ही मोल बचा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है तो ये केवल CO2 दे रहा है। अब यहाँ पर देखो इस वाले को देखो तो 2 मोल ऑफ ओजोन है, प्रेशर दाब डाले तो ये ऑक्सीजन O2 हो गया, 3 मोल में बदल गया। लेकिन यहाँ पर 1 मोल पहले था, 1 और 1 2, और यहाँ पर भी 2 ही है जोड़ने पर। तो यही ऐसा है कि जिसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ध्यान रखना N2 का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, 1 2 मोल, रिएक्टेंट में 2 मोल होगा टोटल, और प्रोडक्ट में भी 2 ही मोल आ रहे हैं। यानी यही एक ऐसा है जिसमें जो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में प्रेशर रिएक्टेंट में पड़ रहा है तो प्रोडक्ट में भी उतना ही मोल मिल रहा है जितना रिएक्टेंट में पहले था। ये ली चैटरलिस प्रिंसिपल के द्वारा है। ये समझ में आया। अब इसमें क्या लिख रहा है पढ़ लेना एक बार, अच्छा पढ़ देते हैं। N2 + O2 2NO के लिए डेल्टा N का मान देखो 2 है और 2 - 2 यानी 2 इसका भी है, इसका भी है, 2 इसका भी है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट 2 - 2 0 हो गया। जब अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दबाव बदलने पर संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्य सभी विकल्पों में अभिकारक और उत्पादों के मोल की संख्या भिन्न होती है, इसलिए यदि दबाव बदल दिया जाता है तो संतुलन प्रभावित होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। कौन सा नाटक है भाई इसमें, तो वेणु संहार नाटक है, याद रखिएगा। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक वेणु संहार है। भारत दुर्दशा, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, आधे अधूरे, मोहन राकेश, अतः विकल्प ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है। तो कुशल विकास आंसर इसका सही होगा। कुशल विकास भूषण कवि की रचना नहीं है। भूषण मूलकर्ण एक अलंकृत कवि थे, इसकी अन्य रचनाएं भूषण उल्लास, भूषण हजार, दुष्णुल्लास आदि हैं। 21वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। इन अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी वुड बी कॉल्ड।
कह रहे हैं कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है तो उसमें अगर हमारा जो इंडियन रुपी का वैल्यू है वो डिक्लाइन कम हो रहा है तो किस कारण से, कि उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग डी इवोल्यूशन ऑफ रुपी कहते हैं। रुपए के अवमूलन का अर्थ है अन्य मुद्राओं के सापेक्ष रुपए की आधिकारिक विनिमय दर में जानबूझकर नीचे की ओर समायोजन। अवमूल्यन मूल्यह्रास से अलग है जो आपूर्ति और मांग पक्ष कारकों के कारण फ्लोटिंग विनिमय दर में मुद्रा के मूल्य में गिरावट है और सरकार के फैसले के लिए देय नहीं है। एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विदेशी मुद्रा बाजार के अनुसार मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव की अनुमति है। सरकार या केंद्रीय बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा या सोने के मूल्य के मुकाबले तय किया जाता है। इस प्रणाली को एक आंकी गई विनिमय दर प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। भारत एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली को बनाए रखता है जो स्थिर और अस्थायी विनिमय दर प्रणालियों का एक मिश्र है। अब देखो 22वें प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? हु एमंग द फॉलोइंग अनाउंस्ड कम्यूरल अवार्ड इन 1932? रिचर्ड एटली, केर स्टामर, रेमेस मैकडोनाल्ड और मैट हैकॉक। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका रेमेस मैकडोनाल्ड होंगे। क्या कह रहे हैं इसमें कि 16 अगस्त 1932 को रामेस मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पुरस्कार पूना पैकेट की पृष्ठभूमि अगस्त 1932 का सांप्रदायिक निर्णय था जिसने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया था। इन्होंने दलितों के लिए निर्वाचक मंडल प्रदान किया। 1932 में B.R. अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर बातचीत की। पूना पैक्ट हिंदू उच्च वर्ग द्वारा स्वीकार किया गया था कि दलित वर्ग भारतीय समाज के सबसे अधिक भेदभाव वाले वर्गों का गठन करते हैं। 1932 का पुरस्कार अलग निर्वाचक मंडल की धारणा पर बनाया गया था जिसे ब्रिटिश सरकार ने मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टे चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के माध्यम से पहले ही लागू कर दिया था। ये जो जात पात है ना, ST हुआ, OBC हुआ, ये जो है निर्धारित किया गया है कि ये वाला समूह OBC में आएगा, ये वाला समूह इसमें ऐसे ST में आएगा। ये कौन निर्धारित करता है ये सारी चीज़ें? ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो 23वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? P भी सत्य है और Q जो है असत्य है। ध्यान रखना, Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आओ देखते हैं। इफ़ द स्टेटमेंट P is true एंड द स्टेटमेंट Q is false, ये आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आ गया। ये जो है आपका जो BCA OCA करते हैं लड़के या MCA करते हैं उसमें डिस्क्रीट मैथ आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और बीटेक वालों में भी डिस्क्रीट मैथ पढ़ाया जाता है। इफ द स्टेटमेंट P is true एंड द स्टेटमेंट Q is false देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ आपको, क्योंकि बिना इसको समझाए ये होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम लोग करें तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि P जो है क्या है, ट्रू है, और Q क्या है, फॉल्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो P, फिर ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव Q, फिर ये P, फिर V, फिर Q, और यहाँ से अगर देखें तो निगेशिएशन ऑफ P और फिर निगेशिएशन ऑफ P और फिर निगेशिएशन ऑफ Q, इस टाइप से है। तो इनमें से जो है आपका कौन सा सही है कि जो इसको मान्य कर रहा है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें P और Q, ठीक है, इनका ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। तो ये निगेशन ऑफ P है, निगेशन ऑफ Q। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P सत्य है तो निगेशन ऑफ P क्या कहेगा, असत्य, उसका उल्टा कहेगा। ये साइन का मतलब क्या है, अगर ये सत्य है तो ये असत्य, अगर ये असत्य है तो ये सत्य कहेगा, इसका उल्टा। जैसे ये Q भी है, देखो ये ट्रू का मतलब सिंपली है 0 1, तो ये 0 मतलब ऐसे फॉल्स समझो, 1 मतलब ट्रू समझ लो, ठीक है। तो ऐसे 1 1 जैसे ले लिया, ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स मतलब 1 0, फिर उसके बाद 0 1 यानी फॉल्स ट्रू, फिर उसके बाद 0 0।
ये ले लिया। तो ये अब इसका उल्टा इसमें लिख देंगे, निगेशिएशन है, ये सिंबल है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और यहाँ ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो कौन सा हमारा मिल रहा है जिसमें से ट्रू और फॉल्स वाला संबंध रख रहा है। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स वाला अगर ये देखें तो यहाँ पर ये फॉल्स और ट्रू मिल रहा है। तो देखिए इसमें जो है ये जो सिंबल यूज़ किए गए हैं ये आपको पता होने चाहिए कि सिंबल क्या है। इसमें जो है सबसे पहले आपका लॉजिकल कनेक्टिव्स में होते हैं कुछ सिंबल, जैसे कि इस टाइप के, या फिर आपके इस टाइप के बन रहे हैं, या फिर इस टाइप के भी कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है। और ये जो है आप समझ रहे हैं कि ये निगेशन है आपका, और केवल एक सिंगल एरो इस टाइप से भी बन सकता है। तो यहाँ पर इस वाले को हम लोग कंजक्शन बोलते हैं, इसको कंजक्शन बोलते हैं। इस वाले को हम लोग डिसजंक्शन बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। और इस वाले को हम लोग, जो ये सिंगल एरो बना हुआ है, इसे हम लोग इम्प्लीकेशन बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। या फिर इसी को हम लोग कंडीशनल भी बोल देते हैं, कंडीशनल। और ये जो सिंगल और ये वाला एरो, ये बाई कंडीशनल बोलेंगे, दोनों तरफ एरो बना हुआ है, बाई कंडीशनल। और ये आपका निगेशन है। अब ये वर्क कैसे करते हैं आपके, तो यहाँ पर जो है ये ध्यान रखिएगा कि P और Q है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं P एंड Q पढ़ते हैं। और ये जो है आपका P और ये Q है, तो इसको हम लोग P और Q पढ़ते हैं। ये आपका कंजक्शन हो गया और ये आपका डिसजंक्शन हो गया। बाकी ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं, तो आपके क्वेश्चन में बस इतना ही यूज़ है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि P कंजक्शन Q, और ये आपको दिया हुआ है P डिसजंक्शन Q। और फिर आपसे जो है ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सारी चीज़ें, निगेशन ऑफ P है, फिर उसके बाद निगेशन ऑफ P, कंजक्शन निगेशन ऑफ Q। ये समझ में आ रहा है ना। अब देखो उसके बाद अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है एंड है और है, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि और मतलब प्लस, एंड मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। तो और का मतलब होगा कि जैसे 1 + 1, तो ये 1 देगा। यहाँ पर बाइनरी ऐसे बात करेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, मतलब ट्रू प्लस ट्रू ट्रू, या फिर ट्रू प्लस फॉल्स, यानी 1 + 0 क्या होगा 1, तो यानी ट्रू प्लस फॉल्स ट्रू ही होगा, ये इसका मतलब हुआ। तो अब इनमें से कौन सा मैच कर रहा है ये हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन में जो है जो आंसर होगा, ये कैसे कौन सा सही होगा चेकआउट करते हैं। तो आपका यहाँ पर P और Q दिया हुआ, और कह रहे हैं कि P अगर ट्रू है और Q फॉल्स है, P ट्रू है और Q फॉल्स है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, इस वाले की, तो P जो है ट्रू यानी 1, और इसका मतलब हमने बताया था एंड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, और 0 लिख दिया Q का, चूँकि Q फॉल्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे, एंड लगा हुआ है तो ये क्या देगा 0 यानी फॉल्स दे देगा। मतलब अगर हम लोग कंजंक्शन की बात करें तो P अगर सत्य है और Q असत्य है, तो ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, असत्य हो जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा सत्य होगा। अगर P जो है सत्य है और Q जो है असत्य है, तो इनमें से कौन सा सत्य होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे 1 × 0, इसका मतलब क्या हुआ, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लाई, 1 × 0 0 दे दिया। अब इसकी बात करें तो ये क्या है, और ऑपरेटर। ये V टाइप का जो बन रहा है इसको और ऑपरेटर, और मतलब मैंने क्या कहा था, प्लस। तो यहाँ पर 1 + 0 क्या देगा, 1 दे देगा। तो यही 1 दे रहा, 1 मतलब क्या है, सच। 1 + 0 यानी 1, तो 1 क्या हो गया, सच। और सच क्या है, सच ही यही क्वेश्चन में पूछ रहा, तो यही आपका आंसर हो गया। इसको चेक कर लो, ये आपको नेगेशन ऑफ P कह रहा है, तो P क्या है, ट्रू।
ट्रू का निगेशन क्या, फॉल्स, तो ये असत्य हो गया। यहाँ पर देखो निगेशन ऑफ पी, तो निगेशन ऑफ पी हमने क्या, ट्रू, ट्रू का निगेशन क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स मतलब क्या हो जाएगा, जीरो, और ये हमारा जो है कंजक्शन का साइन है तो यानी ये मल्टीप्लाई होगा। फिर निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू मतलब फॉल्स का मतलब निगेशन क्यू में ट्रू यानी 1, तो ये जीरो ही आएगा, तो ये भी असत्य दे रहा है। यानी इसको सॉल्व करने पे भी असत्य जीरो मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पे जीरो मिल रहा है, इसको भी सॉल्व करने पे भी जीरो मिल रहा है। तो हकीकत में हमारा मिल क्या रहा है, 1 इसी में मिल रहा है। तो कौन सा सत्य हुआ, पी, इसको पढ़ेंगे क्या, मुँह से बोलो, पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू। हाँ, इसको याद रखना, भूलना मत। तो ये देखो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं पूरा। अब उसके बाद देखो, अब ये जो है आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो MCA में पढ़ाई जाती है, बीटेक वालों को पढ़ाई जाती है, वो वाले क्वेश्चन इसमें ये लोग दे दिए हैं, मतलब कहीं से कुछ भी दे रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि in medanism self pollination of F1 plants results in tall and dwarf plants in F2 जनरेशन इन द रेशियो ऑफ, तो इसमें रेशियो 3:1 होता है, ये याद रखिएगा। मेडल के प्रयोग में F1 पौधों का स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए, यानी 3:1 में प्राप्त हुए। युग्मक निर्माण के दौरान प्रत्येक जीन के लिए एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि प्रत्येक युग्मक प्रत्येक जीने के लिए केवल एक एलील ले जा सकें। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम युग्मकों के निर्माण के दौरान विभिन्न लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं। इसके कारण F2 पीढ़ी में लंबी और बौनी संतानों का 3:1 अनुपात बनता है। 25वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। तो अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है और कार्यालय 5 वर्ष का होगा। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों द्वारा होगा। और लास्ट है आपका, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। किसका सदस्य नहीं हो सकता है, हाँ, ये इनमें से कौन सा सही, विच स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट कमेटी, ध्यान रखना PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो D वाला है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में बिहार विधानसभा की एक लोक लेखा समिति होगी जिसमें सभापति सहित 17 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से 13 सदस्य सभा द्वारा उसके सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से किन्हीं को सभापति संयुक्त करेंगे। सरकार के कोई मंत्री समिति के सदस्य नहीं होंगे। समिति का कार्यालय 2 वर्ष के लिए या नई समिति के गठन के पूर्व तक रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, इफ द सॉल्यूशन बॉइल्स एट अ टेम्परेचर T1 एंड द सॉल्वेंट एट टेम्परेचर T2 द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाई। तो ये तो सबको याद है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था कि इसको डेल्टा TV से रिप्रेजेंट करते हैं और ये T2 - T1 होता है, इसको याद रख लो। तो ये चीज़ याद रखो, T1 क्या है आपका, सोल्यूशन बॉइल्स एट टेम्परेचर T1 है और सॉल्वेंट जो है बॉइल्स एट टेम्परेचर T2 है। सॉल्वेंट क्या, जैसे ये है हमारा मिक्सचर, इसमें जो है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जो कि सॉल्यूशन होता है, जो कि सॉल्यूशन कहते हैं। सल्यूट क्या होता है, कम मात्रा में होता है, जैसे कि मान लो वाटर है और नमक है, साल्ट है। तो ये जो वाटर है ज़्यादा मात्रा में तो इसे सॉल्वेंट बोलेंगे और जो साल्ट है वो कम मात्रा में उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। याद आ रहा है सब, तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा। अब ये हो गया हमारा, और ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th में है, उसका ये कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर ये दे दिया है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वें में, लिथिफिकेशन प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद, चट्टानों के निर्माण से। शिलीभवन प्रक्रिया संबंधित है चट्टानों के निर्माण से, चट्टानों के विघटन से, चट्टानों के अपक्ष से, चट्टानों के अपर्दन से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा C ऑप्शन सही होगा और C ऑप्शन जो आपका है चट्टानों के अपक्ष से, ठीक है। तो इसमें क्यों है आइए देखते हैं। अवसादी चट्टानें, तलछटी शब्द लैटिन शब्द सेडिमेंट्स से लिया गया है जिसका अर्थ है बसना। पृथ्वी के सतह क्षेत्र की
चट्टानें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित अनाच्छादित एजेंटों के संपर्क में आती हैं और विभिन्न आकारों के टुकड़ों में टूट जाती हैं। इस तरह के टुकड़ों को विभिन्न बहिर्जात एजेंसियों द्वारा ले जाया जाता है और जमा किया जाता है। संघनन के माध्यम से ये जमा चट्टानों में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहा जाता है। कई तलछटी चट्टानों में जमा की परतें लिथिफिकेशन के बाद भी अपनी विशेषताओं को बरकरार रखती हैं। इसलिए हम तलछटी चट्टानों जैसे बलुआ पत्थर, शैल आदि में अलग अलग मोटाई की कई परतें देखते हैं। गठन के तरीके के आधार पर तलछटी चट्टानों को 3 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। यांत्रिक रूप से निर्मित बलुआ पत्थर समूह, चूना पत्थर, शैल, लोस आदि उदाहरण हैं। कार्बनिक रूप से निर्मित गिसेराइट, चाक, चूना पत्थर, कोयला आदि कुछ उदाहरण हैं। रासायनिक रूप से निर्मित चट, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटास आदि कुछ उदाहरण हैं। इनको याद रखिएगा बेटा। और देखिए 28वें क्वेश्चन में क्या कह रहे, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? तो द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन इंसुलिन आर ज्वाइंड बाय आपका डी सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ध्यान रखना, डी सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। उसके बाद इसमें क्या कह रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन किया गया है, केमिस्ट्री का है ये, केमिस्ट्री का ये क्लास 12 के चैप्टर का है और बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए 30वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई? कौन सी फसल है जो सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई है? तो आपका आंसर है शुगर केन है। क्यों है? बिहार की मुख्य नकदी फसलें गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, जूट और मेस्ता है। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है। और बिहार पूर्व भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। यह गंगा नदी से विभाजित है जो इसके उपजाऊ मैदानों में बाढ़ लाती है। महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में बोध गया के महाबोधि मंदिर में बोधि वृक्ष शामिल है जिसके तहत बुद्ध ने कथित रूप से ध्यान लगाया था। राज्य की राजधानी पटना में महावीर मंदिर हिंदुओं द्वारा पूजनीय है, जबकि सिख तख्त श्री हरिमंदिर साहिब जी के गुबंद नदी किनारे गुरुद्वारे में पूजा करते हैं। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या होगा? अगर भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ गई, विदेशी डॉलर वॉलर की मांग खूब बढ़ने लग गई, तो भारतीय मुद्रा का क्या होगा भाई? तो क्या होगा? अवमूल्यन हो जाता है, डिप्रिसिएट्स हो जाता है। अवमूल्यन कैसे होता है ये देखते हैं। जब रुपए का अवमूल्यन होता है तो डॉलर के मुकाबले यह मूल्य खो देता है, मतलब उसका मूल्य घटने लगता है। इसका मतलब है कि $1 के साथ विनिमय करने में अधिक रुपए लगते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है, मान लो घर में 2 लोग हैं, अगर एक को महत्व बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है तो दूसरे का महत्व तो क्या होगा? कम हो जाएगा। वही तरीके से है। चूँकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, इसलिए जैसे जैसे रुपए में गिरावट आती है निर्यात अधिक लाभदायक हो जाता है। यह सस्ता हो जाता है क्योंकि निर्यात डॉलर के आदान प्रदान के लिए अधिक रुपए कमाते हैं, जबकि आयात महंगा हो जाता है क्योंकि आयातक को बिल किए गए डॉलर के लिए अधिक रुपए का भुगतान करना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 32 में। कह रहे हैं अ मैसेज सिग्नल of frequency omega m superposed on a carrier wave of frequency omega c to get an amplitude modulated wave. The frequency of the amplitude modulated wave will be। तो यहाँ पर देखिए, ये ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं आपसे कि एक जो है वेव है ऐसे सिंपली, प्लस एक जो है थोड़ा सा बड़ा वेव ऐसे बना लेते हैं। ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज कह रहे हैं मैसेज सिग्नल और फ्रीक्वेंसी। मान लिया कि मैसेज सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा एम है, और जो कि सुपर इम्पोज कर रही है किससे? कैरियर वेव से, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा सी है। ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं। जैसे ऐसे समझो, सुपर इम्पोज का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मेन स्टेशन से कोई मैसेज भेजा गया तो वो हम तक कैसे पहुंचता है कि वातावरण में हम लोग एक कैरियर सिग्नल डाल देते हैं। कैरियर सिग्नल जो है लॉन्ग वेवलेंथ की होती है और दूर तक जा सकती है। तो ये हम जैसे साइकिल कोई चला रहा हो, मान लो तुम घर से मंदिर जा रहे हो, ये मान लो होम है तुम्हारा, ये एम से मंदिर है, तो घर से मंदिर जा रहे हो तुम साइकिल से या बाइक से जा रहे हो, तो कोई आदमी पैदल जा रहा था,
ठीक है। तो तुमने क्या किया कि उसको अपने बाइक में बैठा लिया, तो अब उसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी, बाइक की स्पीड हो जाएगी ना, और वो तेज़ रफ्तार से यहाँ पहुँचेगा। तो यही काम करता है कि ये मान लो मैसेज है जो कि पैदल जा रहा था, और ये जो है कैरियर सिग्नल है जो कि आपका तेज़ बाइक से जा रहा था। तो ये दोनों सुपर इम्पोज का मतलब हुआ कि ये इस पे जाके बैठ गया, और यहाँ पर हमें स्टेशन पर अपना जहाँ भी हमको मैसेज चाहिए, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे जो इस बाइक से इसको अलग कर देंगे, मतलब इस कैरियर से इस मैसेज को अलग कर देंगे, और हम तक मैसेज पहुँच जाता है। ये इसमें प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओमेगा एम है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो है ओमेगा सी है। तो कह रहे हैं कि अगर ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो है बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड जो है चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर जो है सिंपली जो है आंसर हो जाएगा कि इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, जैसा कि अर्थमेटिक मीन में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यही आंसर होगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम बाई 2, ये हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपको कह रहा है कि if 0.5x इक्वल टू 3.2y, तो बताइए x प्लस वाई और x माइनस वाई अपॉन में है, ये अपॉन में क्या होगा। तो ये तो एकदम इजी है, जैसे कि आपसे कह रहे हैं 0.5x है जो कि 3.2y के इक्वल है, तो आपसे कह रहे हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, यहाँ से आप x निकाल लीजिए, यहाँ x निकालेंगे तो 3.2 बटे 0.5 y हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 32 बटे 5 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 6 या 30, 5 4 या 20, तो 6.4 y हो जाएगा। अब ये यहाँ से जो हम लोग कॉमन ले लेंगे या फिर इसमें सिंपली रख देंगे x की वैल्यू को, तो 6.4 y प्लस वाई अपॉन 6.4 y माइनस वाई, y कॉमन ले लीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से। तो 6.4 प्लस 1 7.4 और ये 5.4, यही होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 74/54, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 2 बार में जाएगा, तो ये 2 3 जा 2 7 जा, और ये 2 2 जा 2 7 जा, तो 37/27 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 37/27 सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम लोग 34 क्वेश्चन पे। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द टाइटल ऑफ द प्ले द ब्रोमिनिंग वर्जन बाय टेरेंस रेटिगन रिफर्स टू। तो ये इंग्लिश का है, आपको ये याद रखना होगा आपका कि इसका ऑप्शन एस्चिलस ग्रीक ट्रेजेडी द लिबरेशन बियरर्स इसका आंसर होगा, ये एकदम रट डालिए और इसका कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, द आइडियोलॉजी ऑफ प्लूरलिज्म एडवोकेट्स। तो किसको एडवोकेट करते हैं, वर्गहीन और राज्यविहीन समाज का, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी को। 20वीं शताब्दी में बहुलवाद का उदय संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। बहुलवाद एक प्रतिक्रिया स्वरूप सिद्धांत है। बहुलवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि वह अनेक समूहों में बिखर जाती है। ये समूह मानव की भिन्न भिन्न आवश्यकताएं पूरी करने का दावा करते हैं। बहुलवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जर्मन समाजशास्त्री ग्रीक तथा ब्रिटिश विद्वान मेटलैंड को है, जिन्हें आधुनिक राजनीतिक बहुलवाद का जनक कहा जाता है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक लास्की, बार्कर, लिडेंस, क्रेबे, डिग्वी, मिस्क, फाल्टे आदि हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, इसमें शमशेर बहादुर सिंह आगे के कौन से सप्तक के कवि हैं। तो इसमें जो है आपका दूसरा सप्तक होगा। शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक 1951 के कवि हैं। इनकी अन्य काव्य कृति है इतने पास अपने चुका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी काल तुझे ओढ़ है मेरी। तो ऐसे ढेर सारे कवि हैं। अब आगे आते हैं हम लोग 37वें में, कह रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड्स अपॉन, समग्र पूर्ति निर्भर करती है, किस पर निर्भर भाई करती है। तो यहाँ पर कीमत स्तर पर, प्राइस लेवल, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी पर, या फिर लेवल ऑफ कॉस्ट पर। तो इनमें से कह रहे हैं, हाँ इसमें देखते हैं
कह रहे हैं आपसे पहला सही होगा। तो प्राइस लेवल के ऊपर क्या एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड करता है? नहीं। दूसरा कह रहे हैं लागत के स्तर पर, लेवल ऑफ कॉस्ट पर, नहीं। तीसरा भी गलत है, यहाँ पर दूसरा वाला सही होगा जो कि आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी पर डिपेंड करता है कि जितना जो है आपका प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी होगा उसी पर एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड्स करेगा कि आप कितना, जितना आपका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उतना ही तो आप सप्लाई कर पाओगे। तो 37वें के बाद 37वें का रीज़न क्या लिख रहे हैं ज़रा देखें। कह रहे हैं सकल आपूर्ति एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को कहते हैं। उत्पादन के 4 कारकों द्वारा संचालित होता है: श्रम, पूंजीगत सामान, प्राकृतिक संसाधन और उद्यमिता। इन कारकों को वित्तीय पूंजी की उपलब्धता से बढ़ाया जाता है। सकल आपूर्ति, जिसे कुल उत्पादन के रूप में भी जाना जाता है, एक अर्थव्यवस्था के भीतर एक निश्चित अवधि में दिए गए समग्र मूल्यों पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति है। यह सकल आपूर्ति वक्र द्वारा दर्शाया जाता है जो मूल स्तरों और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध का वर्णन करता है जो फर्म प्रदान करने के लिए तैयार है। कुल आपूर्ति और मूल स्तर के बीच सकारात्मक संबंध होते हैं। अब देखो 38वां प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे। द प्रोटीन फाउंड इन द मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काऊ रोजी इज। अच्छा, काऊ का नाम भी रखे हैं रोजी। रोजी नामक पारजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या है? मतलब प्रोटीन पूछ रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ये याद रखिएगा। रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय थी। इसे सामान्य गाय थी। इसे सामान्य गाय से अलग माना जाता था क्योंकि यह मानव प्रोटीन युक्त दूध का उत्पादन करती थी। दूध में मानव अल्फा लैक्टिक एल्बुमिन होता है और यह सामान्य गाय के दूध की तुलना में मानव शिशुओं के लिए अधिक संतुलित उत्पाद था। तो ट्रांसजेंडर देख रहे हो ना, इसको ट्रांसजेनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया था। अब देखो कह रहे हैं आपसे द रेशियो वेलोसिटी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग इन एंड फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ ट्यूब ऑफ अनइक्वल रेडियस। देखो जरा इसमें समझते हैं कि ये मान लो कोई ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग। कह रहे हैं कि इसमें जो लिक्विड फ्लो हो रही है वो इनकम्प्रेसिबल है, ध्यान रखना, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। फ्लोइंग इन एंड फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ ट्यूब ऑफ अनइक्वल रेडियस। तो इसका रेडियस R1 मान लेते हैं, इसका रेडियस R2 मान लेते हैं। ये इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, कोई लिक्विड है और लिक्विड क्या पता नहीं है। अब आगे क्या कह रहे हैं, रेडियस हैविंग एरिया इन द रेशियो। तो एरिया का रेशियो क्या है हमारा 1/2 है। ओके, तो 2 डिफरेंट पोजीशन एट 2 डिफरेंट पोजीशन। तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, मतलब V1/V2 क्या होगा। तो ये आपका फिजिक्स का क्लास 11th का फॉर्मूला है जो कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी पर निर्भर करता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में क्या है आपका कि ये ध्यान रखिएगा कि जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जितना ज़्यादा एरिया उतना कम वेलोसिटी। देखते नहीं हो, मोटा पाइप है तो पानी धीरे धीरे गिरता है, और अगर पतला पाइप है तो तेज रफ्तार से प्रेशर से निकलता है। तो यानी वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के। अगर हम इन दोनों की बात करें इनका रेशियो में, तो V1/V2 क्या हो जाएगा, फिर A2/A1 हो जाएगा, ठीक है। और A2/A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी V1/V2 क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। इस दृष्टि से अगर देखें तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, V1/V2 पूछ रहा है कि V2/V1 पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये लिख नहीं रहा कि V1/V2 कि V2/V1। तो अगर 1/2 है तो उसका उल्टा जो है ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ऐसे केस में जहाँ कन्फ्यूज़न हो, ये आपको पता ना चले कि V1/V2 निकालना है कि V2/V1, तो आप इसके एरिया को देखें कि हमने जो है A2/A1, यानी यहाँ पर जो है यह पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं अनइक्वल रेडियस हैविंग एरिया। तो यहाँ पर हम इसको शुरुआत में देखिए A1/A2 माने थे, तो जो हमसे पूछ रहा है यानी V2/V1 के फिर हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो V2/V1 जो होगा वो आपका हो जाएगा, इसका जो है V1/V2 2/1 आया था, तो V2/V1 हो जाएगा आपका V2/V1 हो जाएगा A1/A2 जो कि 1/2 होगा। तो इस कारण से आपके इस किताब में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये आपसे V2/V1 रेशियो पूछ रहा है।
तो ये 1:2 फिर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 39 हो गया। 39 के बाद देखिए यही देखिए ए ऑप्शन आ रहा है जो कि 1:2 है। अब उसके बाद देखिए 40 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, इफ़ थीटा इज इक्वल टू ए एल की पावर 3/4 के की पावर 1/2 जो प्रोडक्शन फंक्शन, देन द रिटर्न टू स्केल विल बी। तो ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो कॉफ डगल्स फलन के अनुसार ये फार्मूला याद रखिएगा, थीटा एफ के एल इक्वल टू ए के 3/4 एल 1/2। तो इसको डेसिमल में लिख दी गया 0.7, ये 0.5 हो गया है। फिर अगर इसमें से हम लोग स्क्वायर रूट लेके लैम्डा के और स्क्वायर रूट लेके लैम्डा एल लें तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा 1/2 इधर बाहर हो चुका है और इधर से जो है ये आपका के 0.7 है और इधर ये ए जो है अंदर मल्टीप्लाई में लिख दिया गया है, फिर एल जो है 0.5 है। कुल मिला के ओवरऑल सॉल्व किए हैं तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो थीटा 1 है वो थीटा से ज़्यादा आ रहा है, यानी जो आपका आंसर होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इतना ताम झाम से बचने के लिए आप इसको रट ही लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अब 41 के बाद देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर अ स्केलर क्वांटिटी। तो अ स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस, अ स्केलर क्वांटिटी इज नेवर नेगेटिव, अ स्केलर क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये फिजिक्स का आपका आ गया क्वेश्चन। और नेक्स्ट कैन द वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर अ स्केलर क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। ये याद रखिएगा। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी समझते हो ना कि ये जैसे स्केलर है ये वेक्टर है। स्केलर में क्या होता है कि स्केलर में जो है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, वेक्टर में क्या है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों माने रखते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल में जैसे मैग्नीट्यूड अगर स्केलर की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल स्पीड हो जाएगा, जबकि इसमें वेक्टर में क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा एग्जाम्पल, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। तो वही इसमें कह रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं 42 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव साइड ऑफ फेडरलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा समतावाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है, कृषि दासता का उदय, राइज ऑफ एग्रैंड सेल्वरी। इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, समतावाद जिसे सामंती व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, कानूनी आर्थिक सैन्य और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का संयोजन था जो मध्यकालीन यूरोप में 9वीं और 15वीं शताब्दी के बीच फला फूला। कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में समाज के आर्थिक और राजनीतिक विकास के अपने विश्लेषण में इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें सामंतवाद या अधिक सामान्यता, सामंती समाज या उत्पादन की सामंती मोड़ का वर्णन पूंजीवाद से पहले आने वाले आदेश के रूप में किया गया था। मार्क्स के लिए सामंतवाद को कृषि योग्य भूमि के नियंत्रण में शासक वर्ग अभिजात वर्ग की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था, जो इन भूमि पर खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित एक वर्ग समाज की ओर अग्रसर था। आमतौर पर कृषि के तहत और मुख्य रूप से श्रम के माध्यम से उत्पादन और पैसे का किराया। इस प्रकार मार्क्स ने समतावाद को मुख्य रूप से इसकी आर्थिक विशेषताओं से परिभाषित किया। 42 के बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट अ लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बोर्स मॉडल के लिमिटेशन मतलब कि डिसएडवांटेज का नहीं है। तो इसमें पहला कह रहे हैं, इट फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही आपका सही है कि इनमें से कौन सा कह रहा है कि लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल में नहीं है। तो यही नहीं है लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल में, बी वाला। निल्स बोर ने 1913 में परमाणु हाइड्रोजन मॉडल पेश किया। उन्होंने इसे एक धनात्मक अवशेषित नाभिक के रूप में वर्णित किया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल है, जो एक नकारात्मक रूप से अवशेषित इलेक्ट्रॉन बादल से घिरा हुआ है। मॉडल में इलेक्ट्रॉन परमाणु कोषों में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। परमाणु सकारात्मक नाभि और नकारात्मक परिवेश के बीच
इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा एक साथ रखा जाता है। परमाणु सिद्धांत के विकास में बोहर मॉडल के महत्वपूर्ण कदम था, हालांकि इसकी कई सीमाएं हैं। यह हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का उल्लंघन है। बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉनों को एक ज्ञात त्रिज्या और कक्षा दोनों के लिए मानता है, जो हाइजेनबर्ग के अनुसार असंभव है। बोर्स मॉडल आकार के मामले में बहुत ही सीमित है। खराब वर्णक्रमीय भविष्यवाणियां तब प्राप्त की जाती हैं जब बड़े परमाणु प्रश्न में हो। यह वर्णक्रमीय रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रता का अनुमान नहीं लगा सकता है। यह जी-मैन इफेक्ट की व्याख्या नहीं करता है, जब चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा कई घटकों में विभाजित हो जाती है। और एक और लास्ट पॉइंट इसमें है कि बोहर मॉडल इस तथ्य के लिए जिम्मेदार नहीं है कि त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो